शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, जो सोचता भी नहीं ख्वाब देखता भी नहीं। पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए एक दीवानगी की ज़रूरत है, एक पागलपन की ज़रूरत है, ख्वाब देखने की ज़रूरत है। जितना बड़ा ख्वाब आप देखेंगे उतनी ही बड़ी ताबीर भी आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए यकीन बहुत ज़रूरी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, अपनी सलाहियतों पर और अपनी नीयत पर। इन सबको मिलाएं तो एक और ख्वाब की ताबीर हमने देखी, और आज यानी हम देखेंगे में आप देखेंगे रेस्क्यू 1111। या अल्लाह ये फर्दकार हमें पाकिस्तान को सरसब्द व शादाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये भी एक सदका जारिया है कि अगर हम एक एक पौधा हर शख्स लगा दे तो यहाँ पे इतनी बड़ी आवाम है, आई थिंक हम बहुत सारे जो है अपने माहौल को भी बदल सकते हैं, माहौलियाती एक तब्दीली लेकर आ सकते हैं। तो लाने की हमें तौफीक अता। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, हम कहाँ हैं अब? ये आप एक कुआं देख रहे हैं जी ठीक। अक्सर हमें साउथ ऑफ पंजाब में ख़ास तौर पे ऐसी कॉल्स आती है जहाँ पे कोई कुआं बनाते हुए गर्की बनाते हुए अक्सर वो चीज़ अंदर गिर जाती है, या लोग अंदर जाते हैं और उसकी वजह से अंदर कोई फंस जाता है। तो और वहाँ पे गैसेस भी हैं, वहाँ पे जो सीवरेज की जो आपकी सारी, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसको ये ब्रीदिंग एपरेटस होता है, इसको अगर पहन के उसने नीचे जाना है और किस तरह से रेस्क्यू करना है ये वो आपको यहाँ। अच्छा, इनका वो सांस का भी कोई प्रॉब्लम और वो गैस भी अगर है तो ब्रीदिंग एपरेटस पहना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और उसकी मदद से ये अंदर जाएंगे और जाके वहाँ से जो भी जख्मी है उसको निकालने के लिए उनको सिखाया जाता है कि मुख्तलिफ। और ये देखिए आपने बड़ा सिंपल इम्प्रोवाइजेशन की भी, और कुछ ना हो तो सीढ़ी की मदद से और वो पुली और वही वाला फायर की वजह से इम्प्रोवाइजेशन करके। अब ये अगर हम आप एक देख रहे हैं कि एक विक्टिम कहेंगे जिनको वो रेस्क्यू करके कुएं से बाहर निकालें, तो ऐसे किसी भी ऑपरेशन के लिए कितने आपके वो जो हैं रेस्क्यू वर्कर्स दरकार होते हैं? नॉर्मली 4 का क्रू होगा वहाँ पे, और ये भी अभी आप देखें तो 4-5 लोग ही होते हैं जो मेन वहाँ पे। सो 4 ऑफ देम कैन वेरी इजीली हैंडल कर सकते हैं उसको। जिंदाबाद। अच्छा, हमने तो ये भी देखा कि आपने तो गाय भैंसे और आप लोगों ने वो भी किया, वो इनके करीब में। बड़ी अच्छी आपने बात की। गाय कई बार कुएं में भी गिर जाती है, हमने वहां से भी निकाला, हमने देखे भी टेलीविजन ड्रेन्स में फंस जाती हैं, वहां से हमने निकाला। तो ये हम सारी चीजें देख रहे हैं कि वहाँ पे इस किस्म के जिस वक्त इंसिडेंट्स होते हैं उसमें चाहे जानवर हो, लोग परिंदे फंसे होते हैं वो पोल पे, वो भी हमने कॉल कर लेते हैं। सो ये विक्टिम जो है जी, ये बखैर आफियत ये जो हम झूठा सा ले रहे हैं कश्ती का, तो ये रेस्क्यू बोट है जी, ये रेस्क्यू की बोट है। यहाँ पे हम एक लेक में हम इसको चेक कर लेते हैं इनके इंजन्स को, फिर लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। इसी तरह अगर कोई ट्रबल शूट हो जिस वक्त एक्चुअल फ्लड ऑपरेशंस में है तो हमने किस तरह से इंजन को ठीक करना है। तो जब ये बचाने के लिए जाते हैं तो कितने मेंबर्स होते हैं जो रेस्क्यू के लिए जाते हैं? इसमें एक बोट पे 2 लोग होंगे, एक ऑपरेटर होगा और एक उसके साथ तो बाकी सारे जो है वो लोग जिनको हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं वो फिर साथ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम क्या देख रहे हैं सर? ये इसी तरह से ये हमारे लोग हैं, अगर उनको सर्च करनी पड़ती है कैनाल में या कहीं पे भी में, तो ये स्पेशल गियर है वो पहन के उसमें जाते हैं और उसी तरीके से उनको सर्च करके, बॉडीज समटाइम्स नीचे होती हैं, उनको सर्च करना होता है नाले में कहीं और जगहों पे, तो बहुत देर भी लगती है इसमें जी। बहुत बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, बिकॉज उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, डिफिकल्ट वो इसलिए भी हो जाता है बिकॉज अगर आपको पानी जिस तरह देखा, हमारा पानी ब्लू नहीं है या क्लियर नहीं है, तो उसमें नीचे आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा होता, तो उसमें ब्लाइंड सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो हमने पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जो है वो डेवलप की हैं, और उसमें फिर कोशिश करते हैं कि हम उसी तरह सर्च करके, पूरा गांव बैठा होता है, वहाँ पे कोई बंदा है, कोई फैमिली है उसका डूबा हुआ है, वो निकल नहीं रहे, तो बड़ा एक डिफिकल्ट ऑपरेशन, दरियाओं में, नहरों में जहाँ पे पानी बहुत तेज़ है वहाँ पे फिर ये ऑपरेशन और मुश्किल हो जाता है। बात कर रहे हैं अब बहरी साइड पे या पानी पे, ये भी कब आपके था मद्देनजर कि हमें ये इस तरफ भी आना होगा, या हमने चीजें चैलेंजेस आहिस्ता और बढ़ते चले? हमारे लिए बड़ी आसान चीज़ थी कि सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस पे ख़त्म कर देते, लेकिन जो बंदा वहाँ पे डूब रहा है, जो बंदा एक घर में फंसा हुआ है, अगर हम उसको रेस्क्यू नहीं करेंगे तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो जब रेस्क्यू का कोई निज़ाम नहीं था, हमने देखा कि बल्दिया की फायर सर्विसेज वो भी बेचारी बुरे हाल में चली गई, शहरी दिफा का जो हालात बन गए, मुझे अफसोस होता था इन डिपार्टमेंट्स को देख के, लेकिन लोगों का क्या कसूर है? फिर हमने एज अ चैलेंज इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और आज आप देखिए कि हम लोगों ने 65 लाख तकरीबन लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। अच्छा, अब ये हमने अभी जो अब फ्लड से रिलेटेड या पानी से मुतल्लिका जो रेस्क्यूज़ की तरफ से हम आए हैं, मुझे बताएं कि मेंटेनेंस के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि हमारे इदारों में मेंटेनेंस का बहुत बड़ा मसला है, चीज़ें लग जाती हैं, बन जाती हैं, लेकिन उनको ख्याल नहीं रखा हमने शुरू दिन से हमने टेक्निकल स्टाफ रखा, तो हमारे जितने इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ है वो हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जो पैरामेडिकल डिप्लोमा होल्डर्स लेते हैं
इसी तरह इस साइट पे हमने जितने लड़के लिए हैं वो हमारे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, सब इंजीनियर्स हमने लिए हैं। अच्छा जी। और उनको हम ट्रेन करते हैं कि किस तरह से अगर उन्होंने अपनी मेंटेनेंस खुद करनी। अच्छा जी, ये हम कहाँ हैं जी? ये हमारा हैजर्डस मटेरियल जहाँ पे कोई गैस लीकेज हो जाती है, केमिकल कंटामिनेशन होती है, या कोई इस किस्म के इवेंट्स को जो कवर करने के लिए लेवल A, B और C सूट्स इनको हम कहते हैं। ऑन अ लाइटर नोट में आपको ये बता दूं कि वो जो हमारी शायद सियासी टर्मिनोलॉजी में खलाई मखलूक का जिक्र होता है, तो ये खलाई मखलूक नहीं है। अब रिजी साहब बताएंगे कि ये कौन है। जी सर। तो ये जो आप खलाई मखलूकें देख रहे हैं, जी जी, ये केमिकल, ये इनको हैजमैट सूट्स कहते हैं। ठीक है। ये लेवल A हैजमैट सूट है। ठीक है जी। और ये इसके अंदर पूरा इसने ब्रीदिंग एपरेटस पहना हुआ है। बिल्कुल ठीक। ये लेवल B है जिसमें ब्रीदिंग एपरेटस बाहर होता है। लेवल C है जिसमें APR, एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर कहते हैं, वो होता है। तो ये एक स्पेशल जहाँ पे गैस लीकेज हो जाए, अब कितने सारे कोल्ड स्टोरेजेस से भी गैस लीकेजेस होती हैं। और ये तीनों हमने जो देखे ये सिर्फ फकत गैस लीकेजेस के लिए, गैस और केमिकल और केमिकल भी, बायोलॉजिकल। यानी मिसाल के तौर पे कौन सा हादसा ऐसा होगा जहाँ ये जाएंगे? ये स्पेशलाइज्ड इवेंट्स होते हैं। जनरली हमारा जो फायर का क्रू अभी आप देखेंगे वो उसके पास ब्रीदिंग एपरेटस सेट होता है और सूट होता है। ठीक है। वो तकरीबन सब इंसिडेंट्स को जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाता है। आपने अभी देखा क्लोरीन गैस, अमोनिया गैस, ये अक्सर होते हैं। जब आपको याद होगा लाहौर में कुछ इंसिडेंट हुए थे, पूरे शहर में पैनिक फैल गया था, एक दो कंटेनर के ऊपर लीकेज शुरू हुई थी। सही। तो अभी आज उसके बाद कितने इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस से हुए हैं, कहीं और जगहों से अप्लायंसेस की फैक्ट्री में आग लग जाए या वो कुछ हो, जैसे थर्मोपोल वगैरह भी वहाँ पे हमारे सारे लोग ये जाते हैं, वहाँ पे फायर का क्रू जाता है और वो सारा जाके कंट्रोल कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अगर एक किसी चीज़ पे आग लग जाए, वहाँ पे पेट्रोकेमिकल है, तो वहाँ पे ये फायर में आप अभी फोम भी आपको दिखाएंगे। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ये इस वैन में एक आग लगी हुई है और यहाँ अब वो रेस्क्यू जो है ये पहुँची है। अच्छा जी, ये एक तो लोगों को भी बता दें कि सबसे पहले जब आग को बुझाया जाता है तो उसके लिए पानी इस्तेमाल करते हैं? ये डिपेंड करता है किस टाइप की आग है। ओके। ये अगर पेट्रोकेमिकल फायर है तो उसके ऊपर हम फोम यूज करेंगे। ठीक है। अगर सिंपल वुड की या ये पेट्रोकेमिकल को उर्दू में जरा बता दीजिए। ये तेल और इस किस्म के पेट्रोल, तेल, इनके ऊपर फोम इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाकी की जो वैसे एक ऑर्डिनरी फायर है जिसमें वुड हो गई या कागज को, कपड़े को आग लगी हुई, उसमें पानी इस वक्त जो हो रहा है ये पानी भी हो रहा है इस्तेमाल, ये फोम भी इस्तेमाल हो रहा है। सर, ये जिनको हम अगर फायर फाइटर कहते हैं तो ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी आपके उसमें आती है रेस्क्यू में, या सबको एक ही ट्रेनिंग? इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन फिर आगे एक बेसिक ट्रेनिंग हासिल करने के बाद रेस्क्यू की फिर हम स्पेशलाइज्ड एरियाज में चले जाते हैं। तो ये इस तरह से कि अब आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देख रहे हैं। अच्छा जी, ये इस वक्त बाइकर्स की, इनको आपने क्या नाम दिया? ये हमारा जी मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस है। मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस है। यहाँ इनकी ये तरबियत बाइकर्स की जी, ये इनको खुसूसी तौर पे आपने देखा मुख्तलिफ ये चैलेंजिंग जगहों पे चलाने की इनको प्रैक्टिस कराई जाती है। देखते हैं और उसमें किस तरीके से ये जाएंगे, कि जितनी भी मुश्किल हो, जैसे ये रास्ते और वो बने हुए किस तरह एक नैरो रास्ता है उस पे उसने चलना है और उसको अपनी बाइक को स्टेबलाइज रखना है। यस, ये आप ये रास्ता देख सकते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स है, इसको लैडर को यूज किया जाता है इस काम के लिए। और ये जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एक सिमुलेशंस की अगर आपको इस किस्म की, और उसमें बाइक को वो किस तरह स्टेबल रखता है। आप ये देखेंगे, ये बिल्कुल एक पगडंडी की सी सूरत है। तो अगर ये इतना भी तंग रास्ता हो तो वो उसके लिए भी उनको एक ट्रेन किया जाता है। नैरो प्लैंक अगर होगा उस पे किस तरह से चल रहे हैं, या ये लैडर प्लैंक, और इसी तरह ये भी जी। ठीक। अच्छा, आपने बता रहे थे कि कितने लोगों को आप रेस्क्यू कर सके इस सर्विस के बाद से? इसके हम तकरीबन 2,12,000 के करीब लोग हैं जो अब तक इससे रेस्क्यू हो चुके हैं, और उसमें हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट है, अब जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। जिंदाबाद। अच्छा, अब अगर ये एक बाइकर जिसको हम देख रहे हैं इस यूनिफॉर्म में, इसको क्या क्या तरबियत इसको हासिल है, क्या क्या कर सकता है ये जाके इसके अंदर रेस्क्यू होकर? तकरीबन जितनी जान बचाने की चीज़ें हैं, किसी का अगर सांस नहीं आ रहा तो सांस की बहाली के लिए, इवन इसके अंदर हम जाके शुगर किसी को है वो शुगर चेक कर लेते हैं, उसी वक्त उसको डेक्स्ट्रोज लगा के तो उसको रिवाइव कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में है। तो ये सारी चीज़ें साथ, अगर इनको CPR सिखाई गई, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसी तरह किसी का फ्रैक्चर है उसको किस तरह स्प्लिंट करना है कि मजीद उसको डैमेज ना हो, और इसी तरह बैंडेज है, ड्रेसिंग है, ये सारा काम वहीं पे कर लेते हैं। क्या हम ये किट देख सकते हैं कि इनके पास क्या क्या होता है? हम किट आगे अभी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्नॉर्कल जी। इस पे भी जाने के लिए आपको पूरा एक अपने आप को तैयार करना होता है जी। अच्छा जी, वो गियर किस लिए है? चले मैं अगर ये आपसे पूछ लूं, अगर हमने वो तो देख ही लिया। अभी आप देखेंगे कि केज के साथ आपको सिक्योर कर देंगे। ठीक है। ये ना हो जब ऊपर जाएं तो अगर आप अनस्टेबल हो या कोई और पैनिक में आप जंप ना कर जाएं जिस किस्म की, बिल्कुल तो ठीक आपको स्टेबल होना। अगर खर्च करें कोई केज उल्टी भी है तो अगर आप साथ उसके साथ एंकर्ड है तो कम से कम आप सिक्योर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो हम अब इसके लिए तैयार होंगे जी। इस स्नॉर्कल पे बैक वक्त कितने लोग जा सकते हैं? इसमें अबाउट
4 इज द नंबर जिसमें 200 kg तक मैक्सिमम इसका है। 4 इज मैक्स। तो 3 जो है आइडियली हम इस पे रखते हैं, बिकॉज 200 kg है तो आप अंदाजा कर सकते हैं, डिपेंड करता है वेट कितना है। तो 5% ये 50 kg लिखते हैं, लेकिन ये इसको जो है हम नॉर्मली 3 से 4 बंदों तक जो है वो उसको रखते हैं, वो करते हैं। हाँ। अच्छा, अब जो इस पे मौजूद होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ थ्रू वॉकी टॉकी या? और यहाँ पे हमारी वॉइस कम्युनिकेशन भी साथ साथ चल रही है। वो भी चल रही है, बिल्कुल ठीक। सो आर वी रेडी जी? जी। अच्छा, ये है जी इस हाँ वक्त जी, कंट्रोल। और ये कंट्रोल यहाँ आपके पास भी होगा हाँ या? जी, ठीक है जी, वर्टिकल जाएंगे। हम भी अगर लेना चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, आप भी चाहे तो आप कर सकते हैं। हमें नीचे से ज्यादा वो ओके, इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपने वहाँ तो अगर ऑपरेटर ट्रेंड है और अगर ऊपर है उस वक्त तो वो क्योंकि इसकी बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, एक छोटा छोटा जर्क भी इतने 100 फुट के ऊपर जो है वो डेंजरस हो सकता है। हमारे फिल्मों के, हॉलीवुड के बहुत सारे कैरेक्टर्स के छोटे छोटे टॉयज बनते हैं। आपने नहीं सोचा कि रेस्क्यू का वो आप बनाएं? आप बताएं कि हमारा हीरो कौन सा है पाकिस्तान का जो रेस्क्यू करता है और बचाता है? डोंट यू थिंक यू शुड कम अप विद अ कैरेक्टर, एक कैप्टन, और वो हो ताकि वो बच्चों को उसको रिलेट करें बच्चों के साथ? बच्चों के लिए अब जो ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं उसके अंदर हमने इस चीज़ को रखा है कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं जो कि एज स्काउट्स और रेस्क्यूअर्स जाके तो उनकी मदद करते हैं, तो ये हमने साथ साथ उसका एक हिस्सा बनाया। अच्छा जी, इस बुलंदी पे कुछ बातें तो आपके दफ्तर में होंगी जाके, लेकिन रेस्क्यू 1122 में कितना पोटेंशियल है? अब क्या क्या करना है ये तो बताएं ज़रा। रेस्क्यू 1122 देखिए, हमने इनिशियली तो एक इस नज़रिए से बनाया था कि लोगों की ज़िंदगियाँ चूँकि ख़तरे में होती हैं तो उसको हम जो है वो उनको बचा सकें ताकि उनको एक बुनियादी हक मिल सके। ठीक। तो लेकिन अब हमारी साथ साथ कोशिश ये है कि हम प्रिवेंशन पे फोकस करें। दुनिया में भी अगर आप फायर सर्विसेज देखें तो 90% वर्क उनका प्रिवेंशन की साइड पे है कि बिल्डिंगें सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, और वो हम करते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ चले। वॉइस कमांड तो वो वॉइस कमांड के लिए उन्होंने कहा कि जी अब हम नीचे चलें। तो 75 मीटर की बुलंदी पे हम यहाँ मौजूद है। स्मोक, स्वेट एंड सूट, अ फायर फाइटर सेंट। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बर्न हाउस। ये क्या है जी बर्न हाउस? ये बर्न हाउस है, इसमें एक्चुअल स्मोक, रियल टाइम स्मोक जो है वो होती है, क्रिएट की जाती है। और इसमें एक नीचे गोदाम का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें चीज़ें होंगी, जब आग लगती है उसमें किस तरह जाना है। ये नहीं, आपने ट्रेनिंग और तरबियत के लिए बनाया है। और इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं और ऊपर वाले हिस्से में फ्लैट है, और आप देख सकते हैं वहाँ से धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है। बिल्कुल ठीक। अब उसमें हमारे ये फायर फाइटर्स जो है वो जाएंगे। अच्छा, ये जो हर एक अगर एक दस्ता होता है तो उसको एक लीड करता है एक बंदा? जी, एक हमारा लीड फायर रेस्क्यूअर होता है। वो हर गाड़ी के अंदर तकरीबन 4 लोग होते हैं। एक लीड फायर रेस्क्यूअर होगा, 2 फायर रेस्क्यूअर्स होंगे, तो वो, और जो दूसरा है चौथा ड्राइवर जो है वो 7 पंप को ऑपरेट कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। सो ये हमारा एक मेन क्रू होता है जो एक व्हीकल के ऊपर है। किस चीज से इक्विप्ड होते हैं? जैसे हम वो एक देख रहे हैं कि कुल्हाड़ी सी, कुल्हाड़ी है, इसको फायरमैन एक्स कहते हैं। तो अगर कहीं पे फोर्सेबल एंट्री करनी पड़े, कोई चीज़ फंसा हुआ है उसको तोड़ना पड़े या कुछ और, तो उस वक्त साथ साथ इस्तेमाल करते हैं और रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनका पूरा स्पेशल लिबास है, और उसके साथ साथ ऊपर जो आपने देखा है वो ब्रीदिंग अपरेटस पहना हुआ है। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है जी। ये अब एक जिस तरह बॉडी अंदर सर्च करके लाए हैं भाई। अच्छा जी, ये लेकर आए, तो ये उन्होंने सर्च ऑपरेशन करना होता है इसी तरीके से। ये जो थर्मल इमेजिंग कैमरा है जी, ये हमें अंदर धुएं में सीट ऑफ फायर, ये ऊपर उन्होंने सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। ठीक है जी। और ये थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से हम अंदर जो है ये अंदर देख सकते हैं अगर फायर है तो फायर किस जगह पे है, तो ये साथ आपको टेम्परेचर वो दिखा रहा होता है, तो हमें सीट ऑफ फायर को इसमें ट्रेस करने में आसानी होती है। फिर हम उसके ऊपर वहाँ पे फायर फाइटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वरना आप धुएं में वैसे मारते रहें और एक्चुअल जहाँ से वो आ रही है सोर्स को ना पकड़ सके तो फिर उसका फायदा नहीं। जो इनका ये वो जो है क्या यूनिफॉर्म कहेंगे या क्या लिबास, ये फायर प्रूफ है जी? जी, फायर प्रूफ नहीं होता, फायर रेजिस्टेंट फायर रेजिस्टेंट होता है। क्या समझना चाहिए लिमिट तक अगर आप आग में से गुजरना हो तब गुजर सकते हैं, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप खड़े हो जाए। ये कहीं पे भी कोई इतना अभी तक वो नहीं है। अच्छा जी, ये आपने एक इमारत तामीर कर ली है तरबियत के लिए? जी, तरबियत जिससे हम ये फायर टावर सा बनाया आपने, जिसमें पीछे की तरफ स्टेयर्स हैं, तो उसमें ये इसको प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तरह अगर हाइट से उनको रेस्क्यू करना है या जंप करना है तो किस तरीके से। अच्छा, ये जो आ रहे हैं जी, ये रिपेलिंग टेक्निक है, और ये जिस वक्त खुद उतरना है, और अगर वहाँ से विक्टिम को उतारना है तो वो आप बाएं साइड पे देख सकते हैं दोनों तरफ। बिल्कुल, यहाँ से विक्टिम को उतार रहे हैं और यहाँ से अगर रेस्क्यूअर ने खुद आना है तो यहाँ से। तो इस तरीके से ये रेस्क्यू की इनको स्पेशल टेक्निक्स जो सिखाई जाती हैं। इसके अलावा भी अब हम और टेक्निक्स नई डेवलप कर रहे हैं। यानी ये वो था कि अगर आपने वो बचाया विक्टिम को, जी, विक्टिम को उतारना है तो फिर हम इस तरह और ये थे जो रेस्क्यूअर ऊपर से
नीचे उतरे। जो हमने ये रेस्क्यू का है हम आपको भी आज लेके चलते हैं, आपको एज अ विक्टिम अभी रेस्क्यू करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। ये हमने ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए एक बिल्डिंग बनाई है अच्छा जी। और उसमें ये आप मुख्तलिफ देख सकते हैं कि सारी जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं उनको साथ साथ हम कैप्चर कर रहे हैं और उनको साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक। और ये अब एक मॉडल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक बिल्डिंग हो तो उसका किस तरीके से ये एक दरवाज़ा है। अच्छा, आपने ये वो मॉडल भी बना दिया कि कैसे होना चाहिए बुनियादी तौर पे। हाँ जी। इस इमारत को। अगर इस फ्लोर पे आग है और ऊपर वाले लोगों ने इवैक्यूएट करना है तो कम से कम ये फायर डोर उसको रोके रखेगा। कोई अब डिपेंड करता है, रेटिंग होती है आधे घंटे की है, घंटे की है, 1.5 घंटे, तो ये मुख्तलिफ रेटेड के डोर्स हैं, बट ये उस आग को यहीं पे रोकेगा। और पिछले जो यहाँ से जब हम सीढ़ियाँ देखें तो यहाँ से लोगों ने जिन्होंने निकलना है ये बाहर निकल के जा सकेंगे, जिसको हम फायर एग्जिट कहते हैं। एग्जिट कहते हैं। और ये लोग जिस वक्त सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं, सीढ़ियाँ सबने बनानी है, अगर सिर्फ उसका डिजाइन ठीक कर लेंगे तो वो कल को जिंदगी बचाने में उनमें काम आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको विक्टिम जाना चाहेंगे? हाँ चले। बिस्मिल्लाह मालिकम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामत रहे मदद करने वाले, और अल्लाह ताला की ज़ात की अगर मदद हो साथ तो हर चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन अब सोचें फायर एग्जिट कितना ज़रूरी है, वो सारे हिफाजती इक़दामात कितने ज़रूरी हैं। सो ये है एक बात, और कितने भले लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जानें बचाते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और हमें ये तौफीक दे कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें इस तरह, ताकि जानें बचाई जा सके। सो ये एक डेमो था फ़कत इस मकसद के लिए कि बताया जा सके कि लोग कितना शानदार काम कर रहे हैं। अगर मुझे ट्रेनिंग लेनी है तो क्या ये थोड़ा सा टेस्ट मैंने पास कर लिया है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छा टेस्ट था, बिकॉज आपने हाइट पे पैनिक नहीं किया। तो जिसको हाइट फोबिया हो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जिस वक्त वो नीचे उतर रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये हमारा फायर फिट टावर है। ठीक। इसमें जो है वो अब ये एक इनका टाइमिंग होता है, ठीक है, कायदा, जिसमें उन्होंने पूरा ऑपरेशन करना होता है। विल पावर, डिटरमिनेशन, हार्ड वर्क, सक्सेस। ठीक है जी। सो ये अब इनका यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ठीक। सो अब वो जो टेस्ट है जी इनकी, जो जिसे आप समझे कि विल पावर, डिटरमिनेशन, हार्ड वर्क और वो सक्सेस, तो उसका टेस्ट, उसका एक डेमो जो है वो देखते हैं। इसमें इसने अब ब्रीदिंग अपरेटस पहना हुआ है, उसकी मदद से और उसके साथ वो सारा उठाया वेट, वो सब वो पाइप जो वो लेके गया। तो ये काफ़ी हैवी होती है, जो ये सारा वेट है ये साथ लेके जाना है इसने। तकरीबन कितना वजन हो जाता है? ये तकरीबन 20 किलो के करीब हो जाता है। एंड दिस इज आल्सो वन गो, नॉन स्टॉप जा रहे हैं। हाँ। इसमें दोनों का स्पीड चेक की जा रही है, कितनी फिटनेस लेवल है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि इस वजन के उठाए बगैर मैं चौथी मंजिल तक तो मेरे ख्याल जा सकता हूँ नॉन स्टॉप। बिल्कुल। ये आपका जो पूल है ये बिल्कुल उसी से कनेक्टेड है जहाँ बोट में बैठे थे। ये एक ही है शोभा? पूल अलग है, वो लेक नहीं, लेकिन काम दोनों का वो हमारा। हाँ जी, वो हम बोट्स को टेस्ट करते हैं और इक्विपमेंट टेस्ट करते हैं। यहाँ स्विमिंग की प्रैक्टिस और यहाँ पे डाइविंग की प्रैक्टिस। ये आप कुएं देख सकते हैं, तकरीबन 20 फुट ये गहरे हैं। ठीक है। और इसमें फिर डाइविंग की प्रैक्टिस भी की जाती है अगर डाइवर को अंदर जाना। बिल्कुल ठीक है, चलें बिल्कुल ठीक। ये इनको स्विमिंग सिखाई जा रही है। ठीक है जी। सो स्विमिंग इनको सीखना जो है वो लाजमी होता है, तो इनको साथ साथ स्विमिंग सिखाते हैं। हैं। तो इनको सीधा जैसे ये है वो यही सिखाया जाता है या और भी स्टाइल सिखाए जाते हैं? अभी मेनली अगर एक स्टाइल एक बार सीख लें तो फिर उसके बाद, क्योंकि ज्यादातर आते हैं जो उनको बिल्कुल स्विमिंग नहीं की होती, तो वो अगर बचपन में सिखाई जाए तो ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल सही। जब एज में आते हैं तो फिर मुश्किल होता है। ये एक डाइवर है, ये डाइवर, क्योंकि हमारे ये भी कॉल्स आती थी तो हम उस वक्त फिर हमें लोगों से बुलाने पड़ते थे, तो अब हमने अपने डाइवर्स को ट्रेन करना शुरू किया है ताकि अगर कोई इनको जाके गहराई में कोई रेस्क्यू करना पड़े या कुछ और, तो उस वक्त जो है हम बिल्कुल ठीक है वो कर सके। ये वो एक बच्चे को अच्छा जी ये बचा लिया जैसे, और ये बच्चे को दिखा रहा है कि किस तरीके से हमने अगर इसकी CPR करनी हो, बिल्कुल ठीक, इसके सांस को बहाल करना हो तो वो किस तरह से हमने करना है। वो तो पेट से तो पानी भी कहते हैं निकाला जाता है वो। ये अभी आपको करके दिखाएगा। ये उसके पल्स और सांस को देख रहा है। अच्छा जी। उसने देखा कि वो नहीं है। बच्चों में अब आप देख सकते हैं पूरा जोर नहीं लगाते, तो उंगलियों की मदद से तकरीबन 1 इंच के करीब आपने दबाना है ताकि इससे दिल को मुतहरिक कर सके। और डूबने के केसेस में आप रुकते नहीं है, मुसलसल चाहे आपको पौना घंटा भी करना पड़े, आपको CPR करते रहें, ताकि हो सकता है उनमें कभी कभार वो रिवाइव कर जाए। You never have to lose hope, आपको बिल्कुल भी नहीं ड्राउनिंग विक्टिम में खास तौर पे हमें नहीं करना चाहिए। ये वो तनफ्फुस के लिए है जी बुनियादी तौर पे, जो सांस। जी सांस के लिए ये उन्होंने सांस दिया
और उसके बाद रेस्क्यू ब्रीदिंग और उसके साथ फिर उसने कार्डियक कंप्रेशन शुरू कर दी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ क्या है और आप क्या आपने देखा जब जंजिले में बिल्डिंगें मुनहदम हो गई थी, ये मल्टीपल फ्लोर्स है जो कि ये आपने देखा 4-5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो नीचे कोलैप्स कर गई है। ठीक है। और उसके अंदर किस तरीके से आपने एंट्री करनी है, किस तरीके से सर्च करना है, उसके लिए सिखाया गया। यानी ये साइट भी हमारी टीम ने, डॉक्टर फरहान हमारी टीम और सारी, और जो बाहर हमारे एक हमारा मेंटोर हैं जो हमें इसमें हेल्प करते हैं, मिस्टर एडवर्ड पन, तो उन्होंने ये साइट को डिज़ाइन किया। और एक दुनिया में एक मॉडल है जहाँ पे तकरीबन 6 जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से 6 से 8 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। कितना डीप आपने नीचे तो ये मुख्तलिफ इनके, ये जिस तरह की इतनी बड़ी कंक्रीट स्लैब्स मिसाल के दौर अगर ये कंक्रीट स्लैब अंदर है इतनी मोटी, तो इसके लिए वो कटर ड्रिलिंग और वो सब कुछ है उसमें से करके तो इनको जाना होता है, कैमरास भी वो और बाकायदा एक ऑपरेशन साइट दिया जाता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हम नेगिर आई की बात करेंगे, जब एक इमारत मुनहदम हो जाती है जिसको आप डेबरी है वो कहते हैं, तो अगर आप वो गिरी हुई इमारत के ऊपर जब जाते हैं तो वो कुछ इस तरह की सूरत होती है जो हम शायद आपको अजीब सी एक खूबसूरत आपको सूरत मिलेगी। हाँ। जिसमें हर किस्म का डिफरेंट ये आपको कुछ टनल्स में जाके रेस्क्यू करना पड़ेगा, किसी को अंदर से आपको निकालना है, यहाँ से हाइट से, या कुछ इस तरह की चीज़ है वो है। और ये जो आपने जो यहाँ देख रहे हैं ना जी, ये वो सफाई जो खुद नहीं रखी हुई वो इसलिए ताकि उसको वही किया जाए, वो सिमुलेट कुछ भी हो सकता है। ये लिफ्ट टनल हो सकता है, उसमें आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा। जैसे वो टैंक है पानी का, वो भी एक आ जाएगा। हर किस्म के मुख्तलिफ सिनेरियोज इसके अंदर दिए गए हैं ताकि जो है यहाँ पे हम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उनको ट्रेनिंग दे सकें और मुख्तलिफ सिनेरियोज उनके लिए क्रिएट कर सकें। कभी कभार आपको जो ये ऑपरेशन के इतने सारे मल्टीपल उसमें रखे जाते हैं कि 2 से 3 दिन तक ऑपरेशन जो है वो चलता रहता है। अच्छा, इन्हीं को अब काटने तोड़ने के लिए वो ड्रिलिंग कटर्स मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स हैं। जिस तरह अब कोई बंदे ने अगर वहाँ से एंट्री की है तो उसको एक दीवार इधर मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस करके आएगा एक दीवार। और अब एक टनल में इतनी सी महदूद जगह में रह के ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें आराम आराम से आपको सुराख बनाने पड़ते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं, उनको काटना पड़ता है, फिर वहाँ पे इसी में आपको वो साउंड, वो क्या बोल रहे थे आप, उसको क्या कहते हैं? सेंसर होते हैं। सेंसर है तो उसको आप सुन के, और कैमरास भी आप इसी तरह भेज सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कोई ह्यूमन है या नहीं। एक कमरा आपको लगता है कि वहाँ पे हो सकता है लोग अंदर हो, तो एक सुराख करके अब अगर अंदर डाल के देख लेंगे तो आपको पूरा उसको तोड़ने की जरूरत फिर आप वो उतना कट करके आगे चलते जाएंगे। ये मुख्तलिफ कटर्स है, वो स्प्रेडर है वो जो उठा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह ये आपने देखा, ये जो आप ऑरेंज कलर की डिवाइसेस लगी हुई हैं, जी जी, इनको आप एक दूसरे को सिस्मिक सेंसर कहते हैं। ये डिवाइसेस आप जो देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं जी? सेंसर, इनको सेंसर्स कहते हैं। अब इससे ये क्या पता करें? इससे अगर कहीं पे भी कोई बंदा टैप कर रहा है, ऐसे खटका रहा है या कोई आवाज देता है, तो वो हम इससे सुन सकते हैं यहाँ पे। तो क्या सिर्फ जानदार का भी पता लगता है या सिर्फ साउंड से ही पता लगता है? साउंड से पता चलता है। मसलन अंदर कोई गहराई में है, 3री-4थी मंजिल पे नीचे है, ठीक है, वो कम से कम, बल्कि कभी फंस जाए तो हमेशा किसी चीज के साथ उसको टक 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 करते रहे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सुनाई कहते हैं। जो जलजला था उसमें इन छतों की वजह से भी बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि इनका तोड़ना बहुत मुश्किल था। हाँ। तो ये भी वो उसी के लिए जी। ये क्या कहलाता है? टेक्निक्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रिलिंग हो रही है जी, ड्रिलिंग हो रही है नीचे, और वो ये कटर है जी। हाँ जी, और ये कैमरा है, ये क्रशर है। हाँ। और ये है, ये कैमरा है, ये कैमरा की मदद से देख सकते हैं अंदर। एक सुराख करके आप अगर देख लें अंदर, तो आपको पूरा वहाँ पे करने की जरूरत नहीं। अब आप ये देखें, ये बेसिकली एक कैमरा है और यहाँ से ये पता लग रहा है, ये दिखा रहा है कि नीचे जो है वो कौन है। ये डेमो के लिए एक शख्स मौजूद है। ये सर ये मूविंग में मिल जाते हैं इसी तरह, जो आगे मूव भी करते हैं। पूरा सुराख, पूरा आपको उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, एक सुराख बना के कैमरा डाल के अंदर देख सकते हैं कि अंदर है। बिल्कुल ठीक है, टाइम नहीं जाएगा, फिर टाइम नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये एम्बुलेंस में जब आप मिसाल के तौर पे, मैंने तो ये देखा भी है जी, खुद भी एक्सपीरियंस किया है किस तरह होता है। वो स्ट्रेचर्स यहाँ से अंदर लेके आपको अंदर लेकर आएंगे। हम अब ये देखते हैं, ये एक स्पेशल स्ट्रेचर है, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लोडिंग स्ट्रेचर। सेल्फ लोडिंग स्ट्रेचर। ऑन माय कमांड आपका पेशेंट आप ये खुद ही उसके बाद खड़ा हो जाता है, तो वो व्हील्स खुद ही बाहर आ जाते हैं, हो गए, और उसके बाद हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब जैसे ही ये हिट करेगा एम्बुलेंस को, ये खुद ही अंदर, इसके व्हील्स जो चले जाएंगे। आप जरा देखें, ये एक स्पेशल स्ट्रेचर डिजाइन होता है। ठीक, ये देखें, ये देखा ये, और ये जिस चीज के ऊपर पेशेंट को लिटाया हुआ है, इसको जो येलो रंग का आप देख सकते हैं, इसको स्पाइन बोर्ड कहते हैं। तो अगर कमर की चोट का मरीज है तो ये ना हो सारी उम्र के लिए मफलूज हो, जैसे गलत शिफ्टिंग की वजह से। आपको अगर नहीं भी पता तो आप मेक श्योर करते हैं कि इसी तरह हो। जी, अगर बंदा होश है तो उसको हम यही कंसिडर करेंगे कि उसको एक स्पाइनल इंजरी है और उसके अंदर ये एहतियाती तदाबीर जो है वो जरूर लिए जाए। और अगर नहीं है तो फिर उनके अटेंडेंट से पूछ लेंगे या पता कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो इसमें, अच्छा, इस एम्बुलेंस ये किस किस चीज से इक्विप्ड है जी इस वक्त? इसमें सारी चीजें जो है, मॉनिटर से लेकर, सक्शन से लेकर, हमारा वेंटिलेटर्स भी
भी होते हैं स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स के अंदर। तो ये तकरीबन सारी एम्बुलेंसेस के अंदर जो हमारी रेस्क्यू की हैं उसके अंदर दिया गया है। और तो जो हमारी हेल्थ से कुछ आई हुई हैं उनमें ऑब्वियसली ये सारी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन रेस्क्यू की एम्बुलेंस में रेस्क्यू का सामान भी होता है सीट के नीचे, उसके साथ ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रेचर होता है, उसके साथ ये स्पाइन बोर्ड होता है और उसके साथ तमाम एयरवे, सांस को बहाल रखने का रास्ता, ब्रीदिंग के लिए। इसी तरह हमारा अगर सर्कुलेशन को जो है बहाल रखना है वो मॉनिटर करते हैं और साथ हम यहीं पे CPR वगैरह भी कर सकते हैं। और सारी ज़िंदगी बचाने की जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो साथ साथ इसके अंदर एक मरीज को बचाने का एक छोटा सा मुकम्मल मोबाइल अस्पताल सा ही सारा यहाँ जिसे पे कह मौजूद देंगे होता है। कि अस्पताल पहुंचने तक वो बिल्कुल उसमें रहे। कॉर्पोरेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आपके पास ये अगर चीज़ें हो भी और आपका स्टाफ ट्रेन नहीं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो असल फोकस हमारा होता है कि स्टाफ को ट्रेन करें, वरना मैंने कई ऐसे महकमे देखे जिनके पास एम्बुलेंसेस थी, खड़े खड़े वहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह। सो निज़ाम आपको उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। वो बहुत जरूरी। मुझे ये बताएं कि अब तक हमने जितनी इक्विपमेंट या जो कुछ देखा, इसमें से क्या कुछ हम पाकिस्तान में बना रहे हैं या ये सब इंपोर्ट ही करते हैं? हमने पहली बार एक जो शुरू किया, आपने अब जितनी देख रहे हैं हमारी एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू व्हीकल, फायर व्हीकल, और फिर उसके बाद इवन 60 फुट का एरियल प्लेटफॉर्म भी हमने गुजरांवाला में डेवलप करा लिया। आप लोगों ने खुद करा लिया? गुजरांवाला में डेवलपमेंट शुरू हो गई। हमने इनकरेज किया क्योंकि कल को जब रिपेयर मेंटेनेंस का इनका प्रॉब्लम होता था तो लोगों को बाहर से आना मुश्किल होता था, लोग आते नहीं थे और मुश्किलात थी। तो हमने देखा कि एक तो कॉस्ट बहुत बच गई और उसके साथ साथ जो है आपकी रिपेयर मेंटेनेंस आसान हो गई। बिल्कुल हमने इनकरेज किया कि हमारी अपनी एक इंडस्ट्री डेवलप हो सके। बिल्कुल ठीक। और वो आप कर भी चुके हैं उसमें? जी। बिल्कुल ठीक। ये यहाँ पे अगर कम्युनिटी को ट्रेन करना हो तो उसके साथ साथ हम वहाँ पे उनकी भी और स्पेशलाइज हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस के साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो ये कैडरे कोर्स है कम्युनिटी एक्शन डिजास्टर रिस्पांस के लिए जो होते हैं, उसको हम कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं। जैसे ये जो प्लास्टर लगा रहे हैं तो बेसिकली ये जी बैंडेजिंग का उनको मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। ठीक है। ये ब्लीडिंग अगर जैसे मिसाल के तौर पर खून बह रहा था, खून बह रहा है और सूरत हाल में हमारे लिए तो बहुत आसान है, हमारे चूंकि यहाँ पे दुपट्टे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और वो दुपट्टा लें आप, उसको उस वक्त कस के बांधे, इतना कस के बांधे, इतना कस के बांधे कि रुक जाए, इतना कस के भी नहीं बांधना, और रस्सी शस्सी कभी नहीं बांधनी, रस्सी कभी नहीं, क्योंकि रस्सी बांधने से वहाँ पे और ज्यादा नुकसान हो सकता है, बिल्कुल एरिया स्ट्रेंगुलेट हो सकता है। ये अब एग्जामिनेशन कर रहा है कि अगर बंदा बेहोश है, उसकी कोई हड्डी टूटी हुई है कुछ और, तो उसको चेक करके उसके बाद उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये अपनी फाइंडिंग्स दे रहे हैं, फाइंडिंग्स पेशेंट के भी क्या है कि मैंने ये चेक कर लिया है, उसकी वो ठीक है, वहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं है, बोन ठीक है। ये अब इन्होंने ये अवेलेबल रिसोर्सेज से ही कोई प्लास्टर सा बनाया है। ये ऐसी सूरत हाल में अगर आपके पास कोई फटियाँ मौजूद हैं, उसके ऊपर आपने बैंडेज टाई कर लिया है और उसकी मदद से अगर आपका कोई फ्रैक्चर हुआ है तो आप उसको साथ बांध दें, और उसके बाद ये एक रुमाल लेके, जिस तरह होता है गत्ते के लिए भी कहते हैं, कॉपी के गद्दे को भी आप पीछे रख के उससे भी बांध सकते हैं और उसको स्प्लिंट कर दें ताकि वो मजीद लटकता हुआ, अगर हड्डी टूटी हुई है तो मजीद डैमेज ना करे। ये एक आर्जी इंतजाम है जी। right? बाकी तो हॉस्पिटल जाके उन्होंने डेफिनेट ट्रीटमेंट करनी है, एक्सरे देखेंगे, फिर एक्सरे करके देखेंगे किसका क्या इलाज करना है, क्या चीज़ें वो जरूरी है। अच्छा जी, ये वो आप क्या बोल रहे थे इसको? ये CPR इसको हम कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और इसमें CPR काफी मुश्किल है वैसे, है ना? इसको दिल को मुतहरिक करना या इसको आप सादे लफ्जों में, बुनियादी तौर पे जिसको हम कहते हैं दिल को मुतहरिक करना, क्या वो सबसे पहले फेफड़ों में हवा भरी जाती है या? इसमें ज़रूरी है, पहले ये था कि फेफड़ों को भी हवा दी जाए, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अगर आपको नहीं आता रेस्क्यू ब्रीदिंग करना तो बेस्ट ये है कि आप उस पर टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि आप सिर्फ उसका छाती दबाने पे फोकस करें। 1.5 से 2 इंच आपने ये दरमियान वाली हड्डी को देख करके इसके ऊपर हाथ रख के तो आपने छाती दबाना है और 100 टाइम्स पर मिनट, यानी 100 बार 1 मिनट में करने की कोशिश करना है बुनियादी तौर पे। ये आपने देखा? हाँ जी, हाँ। ये है जी। ये आपने और अगर कुछ ऐसा हो तो आप अंगूठी तो उतार ही दें, दरमियान में डाल दें। ठीक है जी। दोनों ये नहीं, आपने इस तरह से राइट साइड पे आ गए, आपने यहाँ पे ये अंगूठा मेरा सेंटर में आना चाहिए। हड्डी ये आपकी है, साथ रख लीजिए इसको, ठीक है, और दूसरा हाथ इसके ऊपर रखें। ये अब आपने ये देखें, अब आप जब इनसे कोनियों से लेंगे ना तो आप बड़ी जल्दी थक जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपने कोनियों को लॉक करें सीधी, अपना बॉडी के अपने वेट को लेना है। अच्छा, ये 1 सेकंड, और आप अपनी घुटनों पे जाएं, इसको ऐसे हाँ, ठीक है। अब ये देख लीजिए और इसको थोड़ा सा पीछे। अब हम काउंट करेंगे, आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसकी CPR करनी है। आप आपस में यूं ऐसे हाथ डाल लें, ये कर लो, अंदर की तरफ उंगलियां कर लें, ये वाली अंदर, ठीक है। अपने सामने भी देख लें, बिल्कुल वो देखें, ये सामने, हाँ, ये मेरे सामने, ये इसको अंदर कर लें उंगलियां, ये ऐसे कर, ऐसे कर, ठीक है। चले, अब आपने इसको 1.5 से 2 इंच अपने छाती को दबाना है और अपना बॉडी वेट को यूज करें। हम काउंट शुरू कर रहे हैं, चलें जी, ओके, रेडी, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
5 6 1 7 minute. 8 9 10 1 2 1 मिनट हुआ है ये, अभी 1 मिनट अभी हुआ 1 मिनट हुआ है सिर्फ। वाओ। हाँ, सो अब आप ये भी सोचें कि अगर आपने किसी की जान बचानी तो उसके लिए आपका फिट होना भी ज़रूरी है। अच्छा ये भी सर इस वक्त इनको पता लगा कि इनकी टांग में कोई फ्रैक्चर है। पेल्विक एरिया या अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और ऊपर तक आपने करना है, पेल्विक एरिया जो है सारा हो गया, ये कूला का जो है फ्रैक्चर है, कूले की हड्डी, तो फिर उसमें आपको इमोबिलाइज करना है, उसमें फिर ऊपर तक जाना पड़ता है, 1 अबव और 1 बिलो नीचे लेते हैं, तो फिर उससे स्टेबलाइज करना है। ये हमारा एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज है, रेस्क्यू एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज। अच्छा जी। ये हमने आयरलैंड के साथ मिलकर उनका नेशनल एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज ऑफ आयरलैंड के मुताबिक हमने यूरोपियन गाइडलाइंस के ऊपर बिल्कुल इसको जो है वो डेवलप किया है। तो इसमें कोई क्लास हो रही है? जी, अच्छा, ये हमारी इस तरह से 7 क्लासेस चलती हैं और उसमें इनको बाकायदा थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ये हमारी ट्रेनिंग लैब्स हैं। ओह वाओ वाओ, वेरी नाइस। अच्छा ये आपने बेसिकली एक एम्बुलेंस ही क्रिएट एम्बुलेंस की का हुई है। एक क्रिएट किया हुआ है सिमुलेशन, इसी पे इनका एग्जाम होता ठीक है है। और उसी पे फिर इनको जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉनिटर है और ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, उसको किस तरह अटैच करना है, शॉक करना कोई है, आपके वो जैसे अगर झटका लगता है तो वो कोई शॉक भी इसमें वो देते हैं क्योंकि शॉक कंट्रोल। जो ऑटोमेटिक वाला है ये पहले उसको रीड करता है और अगर उस पे हो तो फिर उसके बाद शॉक देगा। ठीक, तो मेरे कहने का मकसद है कि ये जो आपका अब एम्बुलेंस क्रिएट की हुई तो इसको मूवमेंट भी रखते हैं आपके? नहीं अभी वो नहीं इस किया। पे वो नहीं, इतनी हाई टेक नहीं है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी। और ये जो है इसी तरह से अगर उसने इंट्यूबेशन करनी ये है, हम लंग्स की जी, बात कर रहे हैं, ये की लंग्स है देख- बेसिकली और ये उनको अबू वो बैग की मदद से वो सांस दे रहे हैं उनको सांस दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा यहाँ में एक ये वही स्प्लिंट्स अगर करनी है, मुख्तलिफ इनको सिनेरियोज दिए जाते हैं ताकि उसमें किस तरीके से इन्होंने जो है वो काम करना है। सही, यानी जिस तर्ज का कोई चोट जख्म या मर्ज है उसके अकॉर्डिंगली उसको स्प्लिंटिंग डिफरेंट उस उसको पे सिनेरियोज आपको दिए जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं या बिल्कुल दूसरी उसमें फिर किस तरह से उसने काम। सही। इसी तरह हेमरेज अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। जी ये कॉलर लग रहा है, नेक कॉलर के अगर आपको लगा है कि कुछ जी, अगर गर्दन की चोट है, ये कमर की चोट है, उसको स्टेबलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप गर्दन की चोट में जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है सारी उम्र के लिए वो बंदा यानी रिजवान साहब मफलूज हो अगर मैं इस तरतीब की बात करूं तो सबसे पहले आपका रेस्क्यू वर्कर जो जाता है तो वो एग्जामिन करता है कि मसला है कहाँ। जी, अगर एक कोई तो पता हड्डियां उसकी लगेगा टूटी हुई अटेंडेंट हैं, से, बाकी वो खुद भी मेक श्योर sure करेगा। वो सारा जो हम देख रहे थे बाहर खुसूसी वो पूरा तौर वो- पे कमर या गर्दन की चोट है तो उसमें आपको ये स्पाइन बोर्ड फिर है, ये उसकी स्पाइन बोर्ड की मदद बगैर से तो आप होगा शिफ्ट ही। करते हैं ताकि मजीद उसको डैमेज ना हो। क्योंकि अगर कमर की चोट में जल्दबाजी की, कितने सारे लोग जल्जले में सिर्फ जल्दबाजी की वजह से और गलत शिफ्टिंग की वजह से सारी उम्र के लिए और मफलूज हो। स्पाइन बोर्ड हर एम्बुलेंस में मौजूद होता है जी, स्पाइन और बोर्ड। अब आप फोन पे ये आपको पता लग जाता है कि इज द एम्बुलेंस नीडेड या मोटर बाइक जी, ही जाना मोटर काफी बाइक है। फिर भी रिस्पॉन्ड वो करते फिर हैं भी पहले respond करते हैं। ताकि वो 4 मिनट में फौरन पहुंच जाते हैं और बिल्कुल उसके ठीक। साथ फिर बैकअप के ऊपर वो आ जाता है और अगर एम्बुलेंस नीडेड हो तो वो भी फौरन आएगा। ट्रीटमेंट 50% लोगों को वहीं पे मौके पे ट्रीट करते हैं। ठीक, और वो जो अब आपका वही जो रिस्पांस टाइम है दैट इज लाइक 7 मिनट्स। जी, मोटर बाइक पे हम 4 मिनट पे आ गए। मोटर बाइक पे 4 वैसे हमारा एवरेज जो है वो 7 to 10 के अंदर आता है। बिल्कुल ठीक। तो इलेक्शन अभी हुए जिसमें अब वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में एक हादसा हुआ था लिबर्टी के करीब जिसमें वो स्टेज से वो गिर गए थे। तो आप लोग रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू 1112 पहुंची थी वो? जी, उस दिन ये हुआ पर्टिकुलरली बिकॉज जो इन्होंने सिक्योरिटी वाले जो उन्होंने बताया हुआ था उनको और जो कुछ मार्क्ड थे उसके अलावा ही वांटेड टू कंप्लीट अ सेंचुरी आई थिंक, तो वो जिस जगह भी उनको इनविटेशन मिल रही थी उस वक्त मूव कर रहे थे। तो और वहाँ पे फिर अक्सर अपना सिक्योरिटी भी और जो इमरजेंसी सर्विसेज थी वो भी साथ नहीं उस वक्त होती थी। तो वो उस वक्त जिस वक्त वो इंसिडेंट हुआ पर्टिकुलरली वहाँ पे भी वो सेफ्टी के इंतजाम ठीक नहीं थे, उसी कंटेनर को चढ़ाना शुरू कर दिया और बाकी भी जो सर्विसेज थी वो जितना हो गया था, वो सारा disbalance हुआ। अवेलेबल नहीं था। 14 बरस की एक कामयाबी की कहानी है। मतलब मैं अगर एक पाकिस्तानी के तौर पे आई एम प्राउड ऑफ 1112। क्या सियासी मसाइल आते हैं और आए, मैं आई एम एन आई विटनेस टू इट के ये सोचा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरू किया तो अब शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि मैं इसके उसमें आऊँ या ना आऊँ। आई डोंट नो, ये आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सियासत में डेफिनेटली चीज़ें होती हैं कि ये इसने शुरू की या दूसरे ने, लेकिन फिर उसके बावजूद मैं समझता हूँ सियासतदान को एंड में कुछ करके दिखाना होता है। ख़ास तौर पे अगर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का स्टैंड देखें कि मैं ये काम करके गया हूँ। लेकिन हमारा जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा निज़ाम ऐसा बन गया हुआ है कि उसमें आज
एक इंसान को नहीं प्रायोरिटी पे रखा जाता, उसकी सेफ्टी या उसके कंफर्ट को नहीं पहले रखा जाता। 14 वर्षों में जो आपकी लर्निंग है वो 3 पॉइंट्स आप कह रहे थे जो मेरे ख्याल हम हर इदारे को या हर सतह पे फॉलो करें तो मेरे ख्याल चीज़ें ठीक होंगी, वो क्या है? देखिए, हमारा रेस्क्यू की मेन जो सक्सेस की वजह है वो ये है कि नंबर 1, हमने चाहे डायरेक्टर जनरल लेवल हो और चाहे नीचे हो, हमारी कोशिश ये रही कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आएँ। दूसरा ये है कि इसमें कानून में जो है वो एम्पावरमेंट है कि जी आपने अगर कोई बंदा, क्योंकि इदारा जानता है कौन बंदा सही काम कर रहा है कौन नहीं, और अगर इदारा अच्छा चल रहा है तो यकीनन उसने स्टेप्स जो वो लेता है वो ठीक है, तो उसको एम्पावर किया जाए, उसकी अंदर बार बार मुदाखलत ना की जाए। मसलन अगर आप कोई भी अफसर, अगर 1% से कम लोग होते हैं जो कि अनफिट होते हैं, अगर आप उनके ऊपर भी एक्शन नहीं करेंगे तो 99% कहेगा कि हमें फिर काम करने की क्या ज़रूरत है। तो जब हम उनके ऊपर एक्शन करें और वो वापस रिवर्ट होकर आ जाएं तो फिर इदारे और सिस्टम नहीं चलते। फौज अगर कामयाब है तो सिर्फ अपनी डिसिप्लिन की वजह से। और तीसरी चीज़ है परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। अगर मुझे ये काम दिया गया है, अगर हम वो पूरा नहीं करते, मतलब अगर पहले शहरी दिफा ने 92 में आपने उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी, जब 92 के मेजर फ्लड्स हुए, जब 2005 का ज़लज़ला हुआ तो वो उन्होंने क्या किया, वो किधर थे? और आज हम वो परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी किधर है? सही। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ना काम करना है और ना किसी और को करने दें। नेशनल हीरो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अब वज़ीर आज़म हैं, DG रेस्क्यू 1112 रिजवान नसीर साहब की बात अगर मैं नहीं करूँ, एक पाकिस्तानी की बात करूँ, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत हैं उनसे, या क्या तजवीज़ आप उन्हें देना चाहिए? हमें हर शोबे और हर इदारे में हमें सिस्टम्स को इन प्लेस करना है, वहाँ पे सही लोगों को तैनात करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोग्रेस मुल्क के अंदर देख सकें। ये बड़ी सोचने की बात है कि अगर ये रेस्क्यू का निज़ाम बनाने की खातिर इतना अरसे से पाकिस्तान बना हुआ था, क्यों डॉक्टर रिजवान नसीर को आके ये निज़ाम बनाना पड़ता है? क्यों हमारे बाकी हर शोबे में जिसका जो काम था, शहरी दिफा का अगर ये काम था, वो क्यों नहीं काम करते? और अगर नहीं कोई काम करता तो उसकी परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी क्या है? जब तक हम ये नहीं लेकर आएंगे, देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर एनी पर्सन टू वर्क, बिकॉज किसी बंदे को आज तक हमने ना काम करने पर निकाला नहीं है। तो अगर हमारी ये सोच नहीं तब्दील होगी और हम ये बुनियादी गवर्नेंस के स्टेप्स नहीं लेंगे, तब तक हम कोई भी पाकिस्तान के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जो है वो नहीं देख सकते। सो मुख्तसरन ये कि दुरुस्त लोगों का इंतखाब करके, उनको इख्तियार दे के और फिर उनका एहतसाब भी करें, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा और सस्टेनेबल तरक्की करेगा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू डॉक्टर साहब। आपसे इजाज़त लेने से पहले सिर्फ एक बात आपको बताऊं, हमने ये वो तब भी सुना था लेकिन आज उसका एक नया एंगल भी आया कि गुज़श्ता दिनों एक साहब जो 22वें ग्रेड में पहुँचे, तो उनसे जब उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी का राज ये कि मैंने आज तक कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया। तो जब मैंने कोई मेजर डिसीजन ही नहीं लिया तो फिर उस हवाले से कोई पूछगछ भी नहीं हुई। तो किसी ने कहा कि फिर इन साहब को तो सिविल सर्विस में होना चाहिए ताकि ये कॉलेज जरिए बाकी अफसरों के साथ भी शेयर करें। और फिर मुझे याद आ गया कि हमारे जर्नलिज्म में भी ऐसे ही एक जर्नलिस्ट गया और उन्होंने कहा कि सीनियर के पास कि सर मुझे कोई हिदायत करें, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा बेटा आप ऐसा करें कि आप कोई काम ना करें। उन्होंने कहा नहीं सर आप कमाल बात कर रहे हैं, मैं तो आपके पास आया था, आप मुझे कुछ बताएं। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप कोई काम ना करें। तो सर आप मजाक कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कोई हिदायत करें। उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप काम करेंगे तो आपसे सवाल होगा, आपसे सवाल होगा, एक्सप्लेनेशन होगी, तो फिर आगे सज़ा भी होगी। ना आप काम करेंगे, ना आपसे सवाल होगा, ना आपकी सज़ा होगी। बस कर दें मेरा ख्याल। ये चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है नए पाकिस्तान के अंदर में। हादसात ठीक हो सकते हैं अगर सिर्फ हिफाजती तदाबीर कोई संभाल लिया जाए, चाहे वो अब शहरों की प्लानिंग है, चाहे इमारतों की है, वो इदारे मौजूद हैं, उनके अच्छे अच्छे नाम भी मौजूद हैं, वो पट्टियों पे बाहर लिखे भी हुए हैं, लेकिन इतना तो काफ़ी नहीं है, उनको काम करना है। और जब ये सब इदारे काम करेंगे, हम नियतों के साथ काम करेंगे, तो हम फ़ख्र से ये कह सकेंगे किसी भी इदारे के बारे में, जैसे रेस्क्यू 1122 है तो हम ये कह सकेंगे कि रेस्क्यू 1122 जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद। और रेस्क्यू का क्या नारा है सर? हम है रेस्क्यू। हम हैं रेस्क्यू।